हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो ये तीसरी वीडियो है और आपको पता है कि डेली मैं आपके लिए पहले दिन तो मैं आपको बायोलॉजी दिया था, केमिस्ट्री दिया था, फिर आपको बायोलॉजी दिया था और आज मैं आपको फिजिक्स दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 15 सवाल है और इसमें एक दो सवाल है जो कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। जैसे विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत मोटर, वो अलग से बता दिए, यहाँ पे बताना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि लिखना वगैरह फिगर वगैरह बनाना लॉन्ग सवाल है। तो जहाँ तक हो पाया मैं इसको कर पाया हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, सारा गेस्ट क्वेश्चन है, बहुत चांसेज है, बहुत उम्मीदें लगाई हुई है इस सवाल पे कि शायद इस सवाल टपक जाए एग्जाम में, ठीक है। और इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारा गेस करवाया था, तो ये मेरा गुरु का क्वेश्चन था और जो मैं गेस करवाया था वही क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें टैली कर गया। तो मैं सोचा क्यों ना उसको फिर से बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, लिखना मैं भूल गया, ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट बल्ले बल्ले, और जो हिंदी है तो बस नाचो खूब, है ना। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे इंग्लिश वाले स्टूडेंट से कहना, मे भी कहीं ना कहीं इंग्लिश का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहा तो सॉरी इसके लिए, और मैं इंग्लिश को पढ़ूंगा नहीं, हिंदी को पढ़ के समझा दूंगा, हिंदी आप खुद से पढ़ के समझ लेना, ओके। सबसे पहला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन नियम, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी अपतित होती है तो आपतन कोण की जया सैन तथा अपवर्तन कोण की जया सैन आर होगा, सैन आर बटा सैन, है ना, सैन आई बटा सैन आर, या तो सैन ही बोल सकते हैं, सैन, है ना। आपतन कोण की जगह आपतन कोण आई की सैन, अपवर्तन कोण मतलब आर की जगह सैन, या तो सैन आर बोल सकते हैं। अनुपात एक नियतांक होता है, इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम से अपेक्षा अपवर्तनांक कहते हैं। तो सिर्फ हमको प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखने के लिए था। अगर आप इसको जान लीजिए, आपको तो पता भी होगा ना इसका डेफिनेशन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम का डेफिनेशन क्या है, उसको याद रखिएगा। और ये लिखते हैं सैन आई बटा सैन आर एक नियतांक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, मुलाहिजा कीजिए इस सवाल को और इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी दिन में आराम से बैठ के किसी टाइम नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, आप नोट करना, और लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का बेहतर तरीका है नोट करके याद करें, लिख करके याद करें, ठीक है। तब और एक नोट से बनाया था कि एग्जाम के जाने से 2 घंटा पहले इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे आपको याद, एक बार तो लिखने से आपको याद हो जाएगा, एक बार फिर पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। लिखना इसलिए जरूरी है। पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, लेकिन फिर प्रकाश के परावर्तन नियम लिखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ लाइट, या तो राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों था। तो ये तो बड़ा इजी है। इसके भी दो नियम ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। पहला है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इंग्लिश वाले भी यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला जा रहा, राइट देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। और दोनों का यहाँ पे लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 2 सवाल क्लियर हो गया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना सवाल याद है, जरूर कमेंट करना। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। देखिए, वाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो होता है ना, वो हमेशा जो है एक ही दिशा की ओर सूचित करता है, वो भी उत्तर दक्षिण। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं 2 दिशाएं हैं। मतलब अगर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद कर रहा, अगर क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं। तो दिशा तो एक ही होता है लेकिन 2 दिशाएं। और दिक्सूची मतलब जो कंपास होता है, कंपास ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया। कब? जब प्रतिच्छेद करेगा तब। तो जो संभव नहीं, जो ऐसा कभी संभव ही नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, ए मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट इच देयर। इंग्लिश से बहुत शॉर्ट होता है डियर, ठीक है। तो इंग्लिश वाले तो बहुत शॉर्ट में आप लिख दीजिएगा और बड़ा आसान से, ठीक है, याद भी हो जाता होगा मेरे ख्याल से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताइए, हम लोग तो हिंदी मीडियम का भाई, है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, राइट द लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग नहीं, सॉरी फ्लेमिंग होगा, फ्लोटिंग गलती लिखा, फ्लेमिंग है ना, फ्लेमिंग यहाँ पे करिएगा, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे है। चलिए देखते हैं क्या है। यदि हम अपने वाम हस्त या बाएं हाथ जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, है ना, के अंगूठे, तर्जनी, माध्यम के मध्य उंगली
को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण हो या लंबवत हो, है ना। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दर्शाएगी, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्य उंगली जो है धारा के प्रवाह की दिशा को बतलाएगी या दर्शाएगी। और अंगूठा जो है चालक को दिशा प्रभावित करेगी या चालक की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश को देखो और जल्दी से फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ये लॉन्ग सवाल था, ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष के निवारण करें या तो वर्णन करें, किसी एक के बारे में हम सब के बारे में बोल दें निवारण, ठीक है, तीनों के बारे में बोल दें। वर्णन करेगा तो फिर इसी तरह लिखना। देखो नेत्र, स्वास्थ्य नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी तथा 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। एक स्वस्थ नेत्र जो होता है वो अनंत पर रखी वस्तुओं को एकदम पूरी क्लियर तरीके से देखता है। और अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन अगर किंतु किसी कारण जब रेटिना जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है ना, तो ये जो कमी आती है ना, इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में अनंत दूरी तक वस्तु को देख सकता है और निकट जो है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी को देख सकता है। लेकिन अगर उसके रेटिना में किसी कारण कुछ कारण है पता आपको, तो किसी कारणवश अगर ऐसा मतलब वो अपने क्षमता खो देता है कि प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा रेटिना पे, कभी आगे कभी पीछे बन रहा, तो इसको बोलते हैं क्या, दोष बोलते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। ऐसे तो जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं कि दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दूरदर्शिता या एक एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, चलिए देखिए। दूरदृष्टि, इस दृष्टि के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं को स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप मतलब नजदीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ और रेटिना के पीछे बन रहा। दूर दृष्टि दोष मतलब कि नजदीक का नहीं दिख रहा लेकिन दूर का दिख रहा, दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा लेकिन समीप इनके नजदीक का नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा। अब देखो कैसे याद रखें, रेटिना के पीछे है आगे, तो देखो क्या है, दूर। हालांकि इसका मतलब तो ये होता है ना कि दूर का दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा। लेकिन अब रेटिना के बनने का कारण अगर जाए तो दूर है मतलब रेटिना के पीछे बन रहा, बोलते ना बहुत पीछे तुम चल रहे हो, बहुत दूर हो। इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है, आँख की क्रिस्टलीय लेंस का पतन होना या इनकी फोकस दूरी का अधिक हो जाना, पतला होगा, आँख की क्रिस्टलीय लेंस का पतला होगा, शायद पतला होना। बच्चों में यह प्रायः नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण भी होता है। दूरदृष्टि दोष पता है, दूरदृष्टि दोष को दूर के लिए इसके लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस प्रयोग किया जाता है। इस लेंस के प्रयोग में निकट की वस्तु को आसानी से आने वाली किरणें प्रकाश किरणें किसी दूर के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप पड़ी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है। दूरदृष्टि भी इसी तरह से पढ़ लीजिए इसको अच्छे तरीके से, ये कारण इसका है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष का कारण है। इसका निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता होता है क्या ना, ये दोष जो होता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था जो होता है ना, जो बूढ़ा होता है ना, वृद्धावस्था में नेत्र गोलक की लोचक मतलब देखते हैं लोचक कब, ऐसे ही बूढ़ा होता तो चश्मा लग जाता है ना। लेकिन आजकल तो मतलब जवान बच्चों को चश्मा लग जा रहा। और सिलेरी मांसपेशियों की समझने क्षमता घट जाने के कारण होता है। इस दोष में निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित, मतलब जो बूढ़े लोग होता है ना, उनका नज़दीक का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है। कारण ये होता है कि उनका जो समझन क्षमता एकदम घट जाती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा जब हो जाता है तो फिर निकट और दूर दोनों इसका प्रॉब्लम हो गया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से प्रॉब्लम हो गया। इस दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल यानी कि बायोफोकल का लेंस या द्विफोकल का लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें 2 लेंस होता है, एक ही चश्मे में 2 लेंस ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इसी को मैं इंग्लिश में कर दिया हूँ, ठीक है, बाय इफेक्ट आई इफेक्ट मतलब दृष्टि दोष। यहाँ पे आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया, तो यही तीनों है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और दूरदर्शिता। इसका इंग्लिश में देख लो। ओके, आगे देखो, इसको देख लो, क्योंकि ये आप फोटो ले लो फटाफट इसको जल्दी से, और ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ें। इसको देख लो यहाँ पे, चलिए ये हो गया, ये देख लो। ओके, अब पढ़ते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वाई डू द स्टार्स टिंकल, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पर प्रकाश के जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, एक कारण आता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑब्जेक्टिव बनता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश टिमटिमाते हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे जो है क्या करता है, निरंतर अपवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी विचलित स्थिति विचलित होती है, मतलब जो उसका जो रियल स्थिति, जो उसका आभासी जो स्थिति है वो क्या था, कभी इधर कभी इधर घसकते दिखता है, घसक रहा। तथा आंखों में जो प्रवेश करने वाली तारों की प्रकाश है का मात्रा क्या होता है, झिलमिलाता है। मतलब हम जो तारा को देख पाते हैं ना, रियल तो यही है ना कि तारे का लाइट हमारे आंख पे पड़ती है, और जब आंख पे पड़ती है तब हम तारा को देख पाते हैं। तो वो तो अपने आभासी स्थान से क्या हो रहा, विचलित हो रहा है, आगे पीछे हो रहा, ठीक है। तो जिसके कारण हमारे आंख में क्या होता है, झिलमिल। तो झिलमिल जब होता है तो हमको लगता है अरे तारे टिमटिमा रहे है ना। ये देखिए इंग्लिश वाला है, कुछ मीनिंग हो सकता है, मिस्टेक हो कहने सकता, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। देखो ट्विंकल बोल रहा है ना, ट्विंकलर लिख रहा, फ्लिकर लिख रहा, पता नहीं ट्विंकल होना चाहिए, ट्विंकलर। आप लोग इंग्लिश वाले थोड़ा सा इंग्लिश इसका थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है यार, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, बिकॉज बड़ी मुश्किल से इतना तो मुझे कर पाया हूँ मैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डज कैपेसिटी एडजस्टमेंट ऑफ आई मीन। अब इसका कुछ अलग मीनिंग है नेत्र समंजन क्षमता, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। कैपेसिटी एडजस्टमेंट तो यही होता है जब नेत्र अनंत पर किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है, ठीक है। जब अनंत से कोई वस्तु होता तो जैसे ही अनंत से कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे आंख पे फोकस पड़ जाती है, तथा नेत्र की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मतलब जब जैसी कोई चीज़ दूर वाली वस्तु देखते हैं ना, तो समांतर जो किरणें हैं ना वो हमारे नेत्र पे आके रेटिना पे पड़ती है। अब जब रेटिना पे पड़ती है, रेटिना पे फोकस करती है, तो हम तुरंत वस्तु को देख लेते हैं। नेत्र लेंस रेटिना तक दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, अब उस वस्तु से रेटिना पे जो फोकस बन रहा है ना, उसकी फोकस दूरी हो गया। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है, नजदीक वस्तु को देखता है, तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ कर लेंस की तलों में वक्रता त्रिज्याओं को छोटा करता है। तो वक्रता त्रिज्या को छोटा करे तभी तो नजदीक का देखेंगे। जैसे वस्तु यहाँ पे था, आपका नेत्र यहाँ से देखे तो इतना बड़ा फोकस दूरी बन गया, अब वस्तु यहाँ पे लाइएगा तो फोकस दूरी कम जाएगा। ये सिलियरी मांसपेशियां जो होता है इसको कंट्रोल करता है, इसके नेत्र लेंस की दूरी कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम करेगा तभी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कमेगा, ठीक है। तथा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है, रेटिना पे बन जाता है पूरी। इस नेत्र में इस प्रकार फोकस दूरी को क्या करता है, समंजन क्षमता, मतलब कि कंट्रोल एडजस्टमेंट करता है कि कैसे होना चाहिए, दूर है तो दूर दिख जाए, नजदीक है नजदीक दिख जाए। ये एडजस्टमेंट सिलियरी मांसपेशियां जो होता है वो एडजस्टमेंट करते रहता है, ठीक है। आप दूर देखते हैं, नजदीक देखते हैं, मतलब उसका काम जब तक सांस है तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। अल्लाह करे कि सब सांस में रहे, हयात में रहे, ठीक है। ओके, देखो इंग्लिश वाला नोट कर लो। चलो आगे सवाल देखते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। बिल्कुल सामान्य जो नेत्र जिसका आंख सही है, तो बोले सर जिसका जब आंख सही तो 25 से कम हम देखें तो क्यों नहीं देख पाएंगे। अच्छा, तो ये खासियत है कि जिसका आंख सही रहेगा ना वो 25 से कम नहीं देख पाएगा और अनंत में जितना भी देख सकता है। तो ये क्यों, आखिर क्यों। किसी वस्तु का स्पष्ट देखने के लिए अपने नेत्रों में कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी रखना होता है। स्पष्ट देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी रखना। आप जानते हैं अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा के नीचे तक नहीं घट सकती। जो अभिनेत्री जो लेंस है ना, जो आंख में अभिनेत्री लेंस है, उसका एक न्यूनतम दूरी दिया है कि 25 से कम होगा तो फोटो मतलब जो आंख धुंधला टाइप का बनने लगेगा, ऐसा होता है, ठीक है। वो बना हुआ है, फिक्स हो जाएगा कि अभिनेत्री लेंस फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम दूरी सीमा से नीचे नहीं घट सकता। जो न्यूनतम दूरी उसका सेट है ना वो उतने दूर रहेगा। यदि कोई वस्तु नेत्र से अत्यधिक निकट है, बहुत ज्यादा निकट है, तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक मतलब वक्रित बोले तो गोल है ना, वक्रता कर्व हो जाता है, मतलब कर्व नहीं हो पाता, उसको मतलब समायोजन नहीं कर पाता है अपने आप में। तो वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे क्या होता है, तो नहीं हो पाता है। वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब का होता है धुंधला। मतलब जो आप नजदीक वस्तु करते हैं, अगर आपका नेत्र सही है तो 25 से नजदीक आप वस्तु को करते हैं ना, तो आपकी आंखों पे जो गोल होता है ना कर्व, वो नहीं हो पाता है। वो इसलिए होता था कि रेटिना पे फोटो बने, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। तो जब होता नहीं तो फिर बने कहाँ से, है ना। तो ये इट्स ए नेचुरल, ये नेचुरल फैक्ट है कि ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। और ये आप पहचानने का तरीका भी है। अगर आप देखिए 25 सेंटीमीटर दूर अगर आपको दिखता है तो अच्छी बात है। 25 सेंटीमीटर नजदीक से अगर कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को आप क्लियर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो समझ लो कि आपका आंख एकदम बेहतर सही है। उससे अगर उससे कम करना पड़ रहा है मतलब समझ लो गड़बड़ है आप पे। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं पता है आपको। उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं, मतलब कि जैसे प्रीफर करते हैं
क्योंकि ये सदैव सीधी प्रतिबिंब बनाते हैं, इनका दृष्टि भी बहुत क्षेत्रीय होता है। देखते हैं छोटा को आईना रहता है और पीछे पूरा फील्ड दिख जाता है। स्कूटर में बैठ कर जीरे छोटा को आईना रहेगा, पूरे पीछे का पूरा फील्ड दिख जाएगा आपको। ये कारण ये कि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर, क्योंकि इसका क्या होता है, बाहर की ओर कर्व होता है ना। चलिए इंग्लिश वाला नोट कर लें। अब देखते हैं यहाँ पे सूर्योदय के समय सूर्योदय या सूर्यास्त दोनों समझिए। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो रक्तताप मतलब समझ रहे, ब्लडी खून जैसा सनराइज या सनसेट के टाइम आपको क्यों दिखाई पड़ता है। तो देखिए सूर्योदय के समय सूर्य से क्षितिज के पास, मतलब एकदम जैसे ये सूर्योदय है तो यहाँ पे सूर्य रहता है और आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये मतलब ये वायुमंडल है, आप यहाँ पे हैं, अब सूर्य देखिए हम यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे इतना दूरी बन गया, जहाँ से आने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। जब यहाँ पे रहता है तो पूरा मोटी परत से गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी भी होता है। तो नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य, नीला का क्या तरंगदैर्घ्य भी बहुत कम है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग जो है कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। तो नीला का तो तरंगदैर्घ्य कम है और वायु में प्रकीर्णन भी तो हो जाता है, वायुमंडल में नीला रंग क्या होता है, प्रकीर्णन भी हो जाता है। तो जब प्रकीर्णन हो जाता है तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और वो प्रकीर्णित नहीं होता है, तो सिर्फ सीधे और तो हमको वहाँ से क्या एकदम पूरा लाल दिखाई पड़ता है। और सिर्फ अधिक तरंग वाले जो प्रकाश है जो लाल रंग है वो लाल ही दिखता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग ज़्यादा है। जो कम तरंग देने वाला तो फैल गया, चित्रा गया, लेकिन लाल वाला वो प्रकीर्णित नहीं हुआ बल्कि दिखा रहा। इंग्लिश वाला नोट कर ले इसको। अब है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ है। देखिए जीवाश्म ईंधन ये बहुत अधिक प्रदूषित फैलाता है ना, प्रदूषित फैलाता है, प्रदूषण लिखेंगे, प्रदूषण फैलाता है इससे, या बहुत अधिक प्रदूषित फैलता है इससे होगा, या तो या बहुत अधिक प्रदूषित फैलाता है या इससे बहुत अधिक प्रदूषित फैलता है। सेंटेंस को सुधार लीजिएगा, हम पीडीएफ भेजेंगे ना तो सुधार देंगे। या रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल। या मन चाहे ढंग से ऊर्जा उत्पत्ति नहीं कर सकता है, ईंधन जो मन चाहे ढंग से नहीं कर सकता है, या निरंतर लगातार ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, मतलब भविष्य में खत्म हो सकता है। ये है आपका इंग्लिश वाला, बच्चे नोट कर लो मेरे प्यारे। आगे सवाल पढ़ते हैं। किसी, अब देखो वीडियो को रोको, इतना देर में वीडियो रोक लीजिएगा आप, ठीक है, रोक कर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर, है ना। सबसे पहले है चालक की तार पे, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इस सवाल ऑब्जेक्ट में बनता है, तार की लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। चालक की मोटाई पर चालक तार की अगर मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, कम जाएगा, इतना मोटा कर देंगे। देखते हैं एसी फ्रिज में मोटा वायर लगता है 2 mm 3 mm वाला, और घर में बल्ब चलाइए तो पतला सा चल जाएगा, क्योंकि उसके लिए जितना वोल्टेज है उतना ही होता है ना। चालक तार पर डिपेंड करता है, चालक तार पर भी, मतलब चालक तार के ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। तो एक होता है अर्ध चालक, उसका ताप बढ़ेगा तो उल्टा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाएगा। चालक पदार्थ पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध चालक पदार्थ पर डिपेंड करता है, मतलब पदार्थ की प्रकृति कैसी है। पदार्थ चांदी वाला है तो अच्छा करेगा, एल्युमिनियम है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तांबा है तो स्लो हो जाएगा, लेकिन चांदी तो बहुत बेहतर होगा। तो ये पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। ये इंग्लिश वाले हैं, हाँ नोट कर ले इसको। चलिए इंग्लिश में तो मुझे राहत मिल जाती है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियाँ, जो बिजली वाला इलेक्ट्रिक एप्लायंस होता है या इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं, उसको पार्शल क्रम मतलब कि पैरेलल ऑर्डर में संयोजित करने से क्या लाभ है, क्यों हम लोग घर में पैरेलल ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए पहला लाभ तो ये है कि प्रतिरोध को पार्शल क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में हम स्विच की सहायता से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। जब पार्शल क्रम करता है तो कोई भी चालक मशीन हो, जैसे कि जनरेटर हो, मतलब घर में कोई बल्ब हो, टीवी हो, ऐसी फ्रिज हो, उसमें अलग अलग स्विच हम लगा सकते हैं। एसी के लिए चालू करें तो चालू कर लिए, बंद करें बंद कर लिए। ये होता है प्रतिरोध पार्शल क्रम में, लेकिन श्रेणी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से क्या होता है, सभी शाखाओं से सिरों के बीच विभवांतर बराबर, मतलब सभी में विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली, रेफ्रिजरेटर, रेडियो एक ही विभव प्रचलित योग्य बनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, अगर श्रेणी क्रम में सीरीज कर देंगे तो पता चले अगर एक में कुछ खराबी होता है सब खराब हो जाएगा, है ना, सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, ले दे के सब, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। अब देखते हैं आंतरिक यात्री को, सीरियल नंबर गड़बड़ा तो नहीं गया, ठीक है ना।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्यों काला दिखाई पड़ता है? सिंपल सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पे हो जाते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता यार। जहां पे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, वहां पे वायुमंडल ही नहीं होता है और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन होता है, मतलब वायुमंडल भी नहीं तो प्रकीर्णन भी नहीं। और जब प्रकीर्णन होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट, जब प्रकीर्णन होगा नहीं तो लाइट रिफ्लेक्ट ही कहाँ होगा, इसलिए आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो टू एस्ट्रोनॉट द स्काई स्ट्रीम्स ब्लैकर देन ब्लू बिकॉज स्पेस पैसेंजर आर एट ए हाई इन द स्काई वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड देयर इज नो स्कैटरिंग देयरफॉर द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लैक रादर देन ब्लू। एक बात मुझे पता चली इंग्लिश पढ़ने से, हिंदी पढ़ने में मुंह दर्द हो जा रहा है, लेकिन इंग्लिश पढ़ते हैं तो मुंह दर्द नहीं होता, इधर उधर ना आगे पीछे घूमता है ना तो ठीक हो जाता है, लेकिन हिंदी बोलने में पता नहीं मुंह दर्द हो जाता है। हीरे का पूर्णांक 2.42, इसका क्या अभिप्राय, क्या मतलब है ना, क्या इसका मतलब, व्हाट इज इट? डायमंड्स हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब समझ रहे ना, अपवर्तनांक। हीरे का पूर्णांक 2.42 है, इसका कथन यह अभिप्राय है, इस कथन का यह अभिप्राय है कि हीरा का प्रकाशित घनत्व जो अधिक है, प्रकाशित घनत्व क्या है, अधिक है, या कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम है, यही तो है 4.2, मतलब इसका प्रकाशित घनत्व अधिक है, ठीक है। अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं, है ना, अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपवर्तनांक अधिक, उसी को बोलते हैं प्रकाशित घनत्व, तो अधिक है, प्रकाशित घनत्व अधिक है, मतलब ये कठोर भी है, और जब कठोर तो इससे मतलब प्रकाश की चाल बहुत कम जाएगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड्स 2.42, दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज that the optical density of diamond is high due to which is a hard substance is has a lowest speed of light। 13 नंबर देखो, ओ माय गॉड, देखो 13 नंबर ना, मुझे लग रहा 13 मैं मिसिंग कर दिया हूँ, खैर मिसिंग नहीं, सवाल मिसिंग नहीं किया हूँ, सवाल तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। अच्छा 13 देखो यहाँ पे आ गया, ओ माय खुदा न खास्ता यहाँ पे 13 आ गया, चलो ठीक है। जीवाश्म ईंधन और सूर्य में क्या अंतर, देखिए यह ऊर्जा का नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जीवाश्म में क्या ऊर्जा का अनवीकरणीय है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय है ना। इसके ज्वलन से बहुत अधिक प्रदूषण होता है, इसके ज्वलन से कम ये प्रदूषण ही नहीं, सूर्य से तो पॉल्यूशन ही नहीं होता है, ठीक है। जीवाश्म को आसानी से दोहन किया जा सकता है, इसका दोहन नहीं कर सकते, मतलब जीवाश्म को आसानी से जितना मर्जी उतना जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, ये तो जितना ऊपर से आ रहा उतना ही लीजिएगा, ठंडक दिन में तो मुश्किल से मिलता है ना, जितना आ रहा उतना लीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फॉसिल फ्यूल एंड द सन, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, बाबू नोट कर लो फटाफट, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट करते हैं वीडियो को फास्ट में, है ना। चलिए, भू संपर्क क्या है, मतलब व्हाट इज द ग्राउंड वायर, भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली वह सुरक्षा तार है ना, ढका रहता ना, जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई तक दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता, मतलब एक नीचे एक धातु रहता है उसकी प्लेट से संयोजित करते हैं। ग्राउंड वायर उसी को बोलते हैं, ग्राउंड वायर, ठीक है, जिसको अर्थिंग वायर बोलते हैं जी। धातु के आवरण वाले विद्युत संधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है, धातु के आवरण वाले विद्युत संधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है, इससे क्या यहाँ पे लिखा, प्रैक्टिशनर्स साधित्रों का उपयोग करने वाले को सुरक्षा होता है, मतलब जो भी अप्लायंस सामान होता है ना उसको भू संपर्कित करना जरूरी है, भू संपर्कित करना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज जैसे कि वोल्टेज बढ़ गया तो वो कंट्रोल मतलब वहाँ से करता है, भू संपर्क, जैसे ठंडा गर्म दोनों होना जरूरी है, मतलब दोनों हाथ से रोटी नहीं पकती, उसी तरह से यहाँ पे है, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। और लास्ट वाला है विद्युत शक्ति क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, सेल द्वारा या कुछ भी बोलो बैटरी द्वारा परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो लिए गए कार्य की दर या सेल द्वारा परिपथ को इकाई समय में दी गई ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाती है, इसको P से डिनोट करते हैं। और फार्मूला होता है W बराबर I²RT, फिर W देखो उसी से फार्मूला निकला, P बराबर W/T और P बराबर I²R, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या वाट है, और छोटा सा लिखिएगा तो ना 2 नंबर का सवाल आएगा, तो खाली इतने से लिख दीजिएगा, सिर्फ इतने लिखिएगा, का बोलेगा, बोले क्या पढ़ के आए बच्चा लोग, कुछ नहीं बोलेगा पढ़ के आया, तो आप इसको फैला के लिखिएगा ना, ठीक है, तो आप इतने से लिखिएगा नहीं काम चलेगा, आपको 2 नंबर थोड़ा सा उसको दिखाइएगा ना कि हाँ आप क्या जान रहे हैं, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, ये वही लिख दिया हूँ मैं लिखा हूँ क्या, देखो विद्युत शक्ति का वाट है ना, वाट बराबर जूल प्रति है ना सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है, तो W/, होता है ना, वही तो है, W बराबर सॉरी P बराबर W/T होता है ना, W/T यही तो है, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। विद्युत शक्ति मापने के लिए अश्व शक्ति का भी उपयोग करते हैं,
एक अशोक शक्ति पर 746 वाट भी होता है। यहाँ पे हो गया इस कहानी का इख्तिताम हो गया है। चलो इंग्लिश वाले देख लो, तो इंग्लिश वाले इसको मुलाहिजा करें, इसको जल्दी से अपने कॉपी पर नोट करें और जल्दी से इसको याद दहानी करें, अपने आप को याद करें, ताकि आगे एग्जाम में अगर आ गया टपक गया तो पक्का मैं बता रहा हूँ। अब देखो ऐसा मत समझना भाई कि इसी भरोसे सर पढ़े कि सर जो दे दे बस उतने पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कतई मत सोचना। और मैं ये कतई नहीं ऐसा बोलता हूँ यार कि ये एकदम यही सवाल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब एक होता ना कि एक्सपीरियंस टीचर होते हैं तो उनका तजुर्बा होता है, ठीक है। तो आप पढ़ लो, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, आ गया तो फिर क्या सोने पे सुहागा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखेंगे, जो नहीं देख रहे होंगे ना वो अगर सवाल आ गया ना तो पक्का वो सोचेंगे यार काश मैं देख लिया होता। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यहाँ तक यूट्यूब पर डाल दिया हूँ चाहता तो मैं पर्सनली टेलीग्राम पे भेजता बच्चे जो पढ़ना था, लेकिन यूट्यूब पर डाल दिया हूँ। चलो ठीक है, मज़ा आया तो लाइक करो, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ। और रोज़ क्लासेस सुबह 6 बजे 9 बजे सुबह में, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 6 बजे शाम को, 6:30 बजे शाम को, रात के 12 बजे, रात के 9 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट चाल, थैंक यू एवरीवन, बाय।